अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। आज हम लोग ऐसी अपकमिंग मूवीज़ पे बात करने जा रहे हैं जो कि 2000 करोड़ क्लब में एंटर करेंगी और हु विल ब्रेक रिकॉर्ड्स नेक्स्ट। वो कह रहे हैं कि कौन सी मूवी जो है रिकॉर्ड को ब्रेक करेगी। तो इसमें बहुत सारी मूवीज़ हो सकती है, जैसे कि अभी हमने रामायण मूवी का जो भी था ग्लिम्स था वो देखा था। फिर उसके अलावा एस राजामौली की फ़िल्म भी आ रही है महेश बाबू के साथ, जो कि एक जंगल एडवेंचर होने वाली है, और प्रभास की स्पिरिट भी आनी है। तो ये तो वो हैं जो मेरे माइंड में आ रही हैं, या इनके थंबनेल में भी बनी हुई हैं। बाकी कौन सी होंगी वो हमें वीडियो देख के ही पता चलेगा। लेडर फैक्ट्स की वीडियो है, इनके चैनल का नाम, वीडियो का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देख लेते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। And if you're doing what I just saw, what the world will see in a couple of days, how much money are you spending on this? It'll be about $500 million by the time we're done on both films put together, part 1 and part 2. I just started writing about 2-3 weeks back. A globe-trotting action adventure. Mahesh Babu, a Telugu superstar, is the hero of the film. So bigger and better. आपने शाहिद कपूर और रणबीर कपूर को उनके करियर की बिगेस्ट हिट दी, तो अब अगली फिल्म आप जो स्पिरिट बना रहे हैं प्रभास के साथ, उन्होंने तो ऑलरेडी बाहुबली और कल्कि जैसी ब्लॉकबस्टर्स डिलीवर कर दी है। सर दिस बहुत बड़ा बोझ वाला सवाल है सर। मतलब मेरे को 2000 मारना है बैक टू बीट बाहुबली 2। रजनीकांत से लेकर अक्षय कुमार, चिरंजीवी, अजीत कुमार, सलमान खान, थलापति विजय, ये इंडियन सिनेमा के वो बड़े नाम है जिनकी फैन फॉलोइंग मिलियंस में है। लेकिन 100+ फिल्में देने के बावजूद ये लोग कभी 1000 करोड़ का नंबर टच नहीं कर पाए। इंडियन सिनेमा में आज तक कुल मिला के सिर्फ 7 फिल्में ऐसी हैं जिसने 1000 करोड़ का मैजिकल नंबर टच किया है। और उस 1000 करोड़ के बोर्ड पे SRK ने 2 बार पठान जवान से 2 पॉइंट्स कमाए, प्रभास ने भी बाहुबली कल्कि से 2 पॉइंट्स, आमिर ने भी दंगल से 1, तो यश ने KGF 2 से 1 पॉइंट, तो जूनियर NTR एंड रामचरण के डुओ ने RRR से 1 पॉइंट बनाए। और सलमान खान ने खुद कहा था कि आज के टाइम पर 1000 करोड़ का कलेक्शन करना एक स्टैंडर्ड बन चुका है। मतलब 1000 करोड़ के कलेक्शन करने के लिए मेकर्स कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली सन पिक्चर्स के ओनर यानी कि कलानिधि मारन चाहते थे कि लोकेश कनगराज कुछ भी करके कूली जैसी फिल्म को 1000 करोड़ का नंबर दिला दे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म वैसा कुछ नहीं कर पाई। लेकिन आज आपका लैडर भाई इंडियन सिनेमा के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आया है जो मिनिमम 1000 करोड़ का कलेक्शन अगर सिर्फ 15 डेज में भी कर देना तो मैं ना चौंकूंगा। तो इन फिल्मों को देखने के लिए बाप के जेब से पैसे चुराने का रिस्क लेना हो या दोस्त के अखरोट गिरवी रखने पड़े तो रख देना, लेकिन इन फिल्मों को थिएटर में ही देखना। रामायण अब देखो, जहाँ बाकी फिल्मों के लिए 1000 करोड़ का कलेक्शन करना ही बहुत बड़ी बात होती है, वहीं बिग बजट फिल्में बनाने के मैराथन में राजामौली को भी काफी पीछे छोड़ देना और लिटरली $500 मिलियन यानी इंडियन रुपीस में बोलूं तो कैलकुलेटर हैंग कर देने वाला नंबर, यानी 4000 करोड़, इन अदर वर्ड्स ऑलमोस्ट इंडियन सिनेमा के टोटल कलेक्शन के बराबर पैसे लगा देना। ये काम करके दिखाया है प्राइम फोकस के फाउंडर एंड 8 टाइम्स ऑस्कर विनिंग कंपनी DNEG के CEO नामित मल्होत्रा ने। और विजन ऐसा कि अगले 1 डिकेड तक इंडिया में कोई ऐसी फिल्म बनाने के बारे में भी ना सोचे। भारत की सबसे बड़ी कथा, भारत की धरोहर को दुनिया को दिखाना, इस मिशन एंड विजन के साथ नामित मल्होत्रा रामायण को अकेले प्रोड्यूस करने का डिसीजन लेते हैं, जो कि इंडिया की अब तक की सारी बिग बजट फिल्में लाइक कल्कि 2898 AD जिसे 600 करोड़ पे बनाया गया था, RRR जिसे 550 करोड़ पे, आदिपुरुष जिसे ऑलमोस्ट 700 करोड़, तो बाहुबली 1 एंड 2 का कंबाइंड बजट 430 करोड़ था। इवन इसने हॉलीवुड बिगेस्ट लाइक अवतार जिसे 237 मिलियन एंड एवेंजर्स इन्फिनिटी गेम एंड ऑलमोस्ट एंड गेम जिसे $700 मिलियन पे बनाया गया था, ये फिल्म उसके भी काफी करीब पहुंच गई है। और आपको शायद ही पता होगा कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत नामित मल्होत्रा ने नहीं बल्कि अल्लू अर्जुन के फादर साहब यानी कि अल्लू अरविंद ने की थी। लेकिन प्रोडक्शन में डिलेज होने लगे, फिल्म का बजट बढ़ने लगा, ऊपर से आदिपुरुष के फेलियर को देखते हुए अल्लू अरविंद एंड मधु मंटेना दोनों ही बीच में इस प्रोजेक्ट से कन्नी काट ली। ऊपर से जब नामित मल्होत्रा ने एज अ प्रोड्यूसर फिल्म के कमान संभाली तो उनको फिल्म के प्रोजेक्ट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए अल्लू अरविंद एंड मधु मंटेना ने लीगल नोटिस भी भेज दिया। लेकिन बाद में जाकर इस मैटर को सुलझा लिया गया। पहले फिल्म के दोनों पार्ट्स को 1600 करोड़ के बजट ही एलोकेट की गई। लेकिन नामित मल्होत्रा के लिए फिल्म एक ड्रीम, एक पैशन है, इसलिए फॉर दिस film whatever it takes to make grand and epic saga, he is ready to invest to compete with global films like Dune, Star Wars, Avengers, Avatar, etc. और उस फिल्म के लिए नामित मल्होत्रा ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि इंडिया में जितनी भी फिल्मों ने अब तक ग्लोबली कुछ पहचान बनाई है, जैसे कि स्लमडॉग मिलियनेयर, गांधी, लायन एंड RRR, ये वही फिल्में थी जिसमें हम इंडियंस को एज अ विक्टिम दिखाया गया। बट दिस टाइम ही चोज रामायण टू शोकेस इंडियाज रिच एंड हेरिटेज स्ट्रेंथ, जैसे हमारे पूर्वज सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी हमें एज अ ग्रेटेस्ट लेगेसी पास ऑन करते आए। एंड वर्ल्ड फेमस म्यूजिक कंपोजर
हैंस जिमर को भी जब नामित मल्होत्रा ने अप्रोच किया तो उन्होंने भी कहा कि मैं उस फिल्म का पार्ट जरूर होना चाहूंगा जिसकी कहानी 4-5 हजार साल से जिंदा है और लोग आज भी उस पर प्राउड फील करते हैं। रामलीला से लेकर के रामानंद सागर जी की रामायण, हम हर छोटी बड़ी कहानी, कविताओं, फिल्मों में रामायण या उसके रेफरेंसेस देख कर ही बड़े हुए हैं। इसीलिए रामायण बनाने का असली विजन इंडियन ऑडियंस से ज्यादा पूरे वर्ल्ड की ऑडियंस को टारगेट करना है, फिर चाहे वो रामायण के बिलीवर्स हो या फिर नॉन बिलीवर्स। नामित मल्होत्रा ने अपने एक दूसरे इंटरव्यू में भी कहा था कि पीपल इन द वेस्ट डोंट लाइक इट, आई कंसीडर दैट अ फेलियर। अब यार 4000 करोड़ का कंबाइंड बजट खुद में एक बहुत बड़ा गैम्बल है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस फिल्म को नहीं भी तो ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर पार्ट 2400 करोड़ का कलेक्शन मिनिमम करना पड़ेगा। और इंडिया के अब तक की सबसे हाईएस्ट कलेक्शन वाली फिल्मों की बात करें तो दंगल जिसने अप्रॉक्स 2056 करोड़ कमाए थे, तो दूसरी थी बाहुबली 2 जिसने 1788 करोड़ कमाए थे, जिसमें से दंगल ने इंडिया में सिर्फ 511 करोड़ तो बाहुबली 2 ने इंडिया नेट में सिर्फ 1000 करोड़ कमाए थे। मतलब दोनों ही फिल्मों ने इंटरनेशनल मार्केट से 1000 करोड़ प्लस का कलेक्शन किया था। सो इसीलिए मेकर्स को इंडियन मार्केट से ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट से एक्सपेक्टेशंस है। ऊपर से इनके सामने अधिपुरुष जैसी फिल्म भी प्रेजेंट है जिसको देखकर मेकर्स ये समझ सके कि उन्हें क्या नहीं करना। फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें रणवीर एस श्रीराम, यश एस रावण, साई पल्लवी एस सीता, रवि दुबे एस लक्ष्मण और सनी देओल एस हनुमान जी, अमिताभ बच्चन एस जटायु, खुद अरविंद गोविल एस दशरथ और दुनिया भर के कास्ट बड़े पड़े हैं। एंड इन दिस फिल्म DNEG हैंडलिंग कटिंग एज विजुअल इफेक्ट्स, एमिंग फॉर अ ग्रैंड IMAX एक्सपीरियंस एंड डबिंग के चैलेंजेस से निपटने के लिए AI डबिंग यूज किया जा रहा है फॉर सीमलेस रीजनल एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज एक्सपीरियंस। और इन्हीं रीजन की वजह से फिल्म का बजट भाई पर पार्ट 2000 करोड़ चला गया है और स्टार कास्ट को भी अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रणबीर कपूर को फॉर बोथ द पार्ट्स 150 करोड़ मिल रहे हैं, तो वही साई पल्लवी को 12 करोड़, यश को भी 50 करोड़, सनी देओल को 20 करोड़, रवि दुबे को भी 4 करोड़ के अप्रॉक्स मिल रहे हैं। और फिल्म पे सिर्फ इंडिया में मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए 50 करोड़ का बजट रखा गया है और इंटरनेशनल मार्केट में फिल्म की मार्केटिंग अलग लेवल पे होने वाली है। इसलिए इस फिल्म का कास्ट भी इस फिल्म को एज अ मिशन की तरह ही ले रहे हैं। जैसे कि रणबीर कपूर जिन्होंने ड्यूरिंग द एंटायर शूट नॉनवेज खाना छोड़ दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की। सनी देओल ने भी अपनी बाकी 2 फिल्में यानी कि बॉर्डर 2, गदर 3 वगैरह को टाइम ना देके सबसे पहले रामायण को अपना टाइम स्लॉट दिया। एज अ रावण यश जिन्होंने काफी बार बॉलीवुड के साथ काम करने से मना कर दिया था, उस बंदे ने मेकर्स का विजन सुन के सीधा फिल्म पे एज अ को प्रोड्यूसर पैसे तक इन्वेस्ट कर दिए। The DNEG is owned by Namit Malhotra, you know, he's our Indian and who owns Prime Focus. So we met and we jammed and we started spending time. And he spoke about Ramayana. They've been working since many years and he just told, I have this vision. And I liked the person and I liked his vision and we both had similar vision. The vision was to put it on the international platform, take our Indian films with the kind of support our audience have given us. So it aligned in the same vision. अब यार मेकर्स का विजन, कास्ट एंड क्रू का डेडिकेशन देखकर लग तो रहा है कि हाँ सच में रामायण ही इंडिया की पहली ऐसी फिल्म होने वाली है जो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज को वर्ल्ड लेवल पर प्रेजेंट करने का बूता रखती है। ऊपर से फिल्म की रिलीज डेट भी हिंदुइज्म के सबसे ऑस्पिशियस डे पे रखी गई है यानी कि दिवाली 2026 एंड 27 में। अब आएगी SSM भी। सेकंड नंबर पे हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं ना, उस फिल्म की कमान उस इंसान के हाथों में है जो हर बार इंडियन सिनेमा में कोई नया रिकॉर्ड या ट्रेंड सेट कर देता है, जो 5 साल से नीचे टाइम देने वाले किसी स्टार को मुंह नहीं लगाता। उसका श्राप ऐसा कि उसके साथ काम करने के बाद एक्टर्स वर्ल्ड वाइड फेमस तो हो जाते हैं लेकिन उसके बाद जो भी फिल्में करते हैं सब की सब फ्लॉप की भेंट चढ़ जाती है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं इंडियन सिनेमा के राजा राजामौली की ही नेक्स्ट फिल्म SSMB 29 की बात कर रहा हूँ, जिसे अभी नया नया नाम मिला है ग्लोब ट्रॉटर। हिंदी में बोले तो एक ऐसा बंदा जो दुनिया की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज घूम के बैठा हो। अब इस फिल्म का नाम ग्लोब ट्रॉटर शायद इसलिए रखा गया है क्योंकि काफी सारे रूमर्स एंड स्पेकुलेशन कुछ ऐसे हैं कि दिस फिल्म गोना ब्लेंड मिथ, रियलिटी एंड फैंटेसी ऑल टुगेदर। और फिल्म में महेश बाबू का कैरेक्टर एक आर्कोलॉजिस्ट होगा जिसके अंदर हनुमान जी वाली कुछ क्वालिटीज या फिर ट्रेट्स होंगे, लेकिन इस फिल्म में हाई ऑक्टेन एक्शंस और रोमांस का तड़का भी लगेगा। और इसी फिल्म से राजा मौली भी एक यूनिवर्स या फ्रेंचाइज बनाने के बारे में भी सोच रहे हैं। राजा मौली ने खुद कहा था कि इस फिल्म से वो अपने ही पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ फोड़ के रख देने वाले हैं, इसीलिए इस फिल्म में हॉलीवुड टेक्नीशियंस, VFX एंड AI पे जम के पैसे उड़ाए जा रहे हैं। SSMB 29 एक जंगल एडवेंचर फिल्म होने वाली है जिसमें राजा मौली अपने स्क्रिप्चर्स एंड माइथोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करने वाले हैं। और इस तरह की फिल्में आज मार्केट में हॉरर, कॉमेडी एंड एक्शन फिल्मों के बाद सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है। एग्जांपल के लिए कल्कि 2898 AD ही देख लो, इसके अलावा कांतारा, हनुमान, कार्तिकेय 2, ब्रह्मास्त्र वगैरह। और राजा मौली की बाहुबली से लेकर RRR तक उनकी फिल्मों में माइथोलॉजी एंड स्क्रिप्चर्स की अमिट छाप देखने को मिलते रहती है, क्योंकि यार स्क्रिप्चर्स को कहानियों से ऐड करने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि लैंग्वेज
बैरियर्स की जंजीरें टूट जाती है। अब अगर नागी या दूसरे डायरेक्टर्स कुछ ऐसा दिखा सकते हैं तो राजा मौली तो इसमें खुद मास्टर आदमी है। राजा मौली इस फिल्म में काशी को भी सिर्फ एक प्लेस नहीं दिखाकर उसे भी पर्सोनिफाई कर सकते हैं। मेरा मतलब उसका मानवीयकरण करना। और मैं कहूंगा कि SSMP29 एक फिल्म ना होकर इट्स लाइक अ वॉर। और राजा मौली फाइट सीक्वेंसेस दिखाने में हर बार अपनी लिमिट्स को पुश करते रहते हैं, फिर चाहे वो मगधीरा के 100 लोगों के फाइट सीक्वेंस हो या फिर RRR का वो टाइगर वाला फाइट सीक्वेंस या फिर बाहुबली 1 का निम्डा दोस्त्रास्की का पूरा गैंग हो या बाहुबली का एंड गेम वाला फाइट, सब के सब भाई ओवर द टॉप रहे थे। लेकिन फिर भी SSMP29 को इंडिया की अब तक की बिगेस्ट एक्शन फिल्म बताया जा रहा है। एंड मिड डे की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3000 लोगों को ट्रेन किया जा रहा है कि एक्शन ब्लॉक क्रिएट करने के लिए, जिसमें वाटर फायर के साथ एक प्योर क्योस ऑडियंस को एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और इन सब के बीच एक बोर्ड सीक्वेंस भी रखा गया है जिसके लिए हॉलीवुड के स्टंट टीम्स को भी बुलाया गया है। महेश बाबू, पृथ्वीराज सुकुमारन को अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है इसके लिए। एंड SSMP29 में हीरो विलन का टिपिकल फॉर्मूला यूज ना करके पब्लिक को दोनों का ही पर्सपेक्टिव दिखाया जाएगा। एंड हीरो एंड विलन का फेस ऑफ भी बहुत ही सोच समझ के यूनिक वे में प्रिपेयर किया जा रहा है। 9 अगस्त को राजा मौली ने जो फिल्म का पोस्टर शेयर किया था ना, अब देखो उसमें महेश बाबू का फेस रिवील तो नहीं हुआ, लेकिन उन्हें एक पेंडेंट पहने हुए दिखाया गया जिसमें महादेव का त्रिशूल और नंदी बने हुए थे और महेश बाबू के सीने से ब्लड निकल रहा था। इसी पोस्टर के साथ राजा मौली ने कहा था कि SSMP29 की स्टोरी एंड स्कोप इज सो बिग जिसे सिर्फ पिक्चर्स या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसलिए नवंबर के टाइम पर वी आर कमिंग अप विद अ नेवर बिफोर सीन अवतार टीजर। अब 2 मिनट के टीजर में ऐसा क्या नया होगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फीस की बात करें तो राजा मौली और महेश बाबू दोनों ने ही इस फिल्म के लिए 40% प्रॉफिट शेयरिंग पे डील पक्की करी इंस्टीड ऑफ टेकिंग अपफ्रंट फीसेस। अब कई लोगों को ऐसा भी लगा था कि इस फिल्म को राजा मौली बाहुबली की तरह ही 2 पार्ट्स में लाएंगे, लेकिन राजा मौली ने अननेसेसरी दूसरों की तरह फ्रेंचाइज से पैसे कमाने के बजाय इस फिल्म को एक ही पार्ट में निपटाने का सोचा है। SSMP29 राजा मौली की अब तक की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से एक होने वाली है जिसमें अराउंड 1000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। और इस फिल्म को इंटरनेशनल मार्केट में उतारने के लिए राजा मौली ने अपने दोस्त जेम्स कैमरून की भी मदद लेने की सोची है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जेम्स कैमरून अपने इंडिया विजिट में अवतार 3 के प्रमोशन इवेंट में SSMP29 का ऑफिशियल टाइटल एंड नेम भी रिवील करेंगे। अब देखो जेम्स कैमरून को पूरा वर्ल्ड जानता है, ऐसे में उनके प्रमोट करने से फिल्म की रीच वर्ल्ड वाइड ऑडियंस तक तो जरूर पहुंचेगी। तो अपनी अगली फिल्म की बात करें तो देखो किसी फिल्म का सेलिंग पॉइंट उसका डायरेक्टर होता है तो किसी फिल्म का यूएसपी उसकी स्टार पावर होती है, जैसे कि फिल्म्स लाइक कूली एंड वॉर 2। बट क्या हो जब इंडियन सिनेमा के सबसे मोस्ट वायलेंट बट बैंकेबल डायरेक्टर और इंडियन सिनेमा का एक ऐसा सुपरस्टार जिसकी फिल्में डे 1 में मिनिमम 150 करोड़ से एंट्री ले, ये दोनों सिर्फ साथ ना आए बल्कि अपने सारे प्रोजेक्ट्स को साइड में रखकर सिर्फ एक फिल्म को प्रायोरिटी दे, तो वो फिल्म कैसी होगी? जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ प्रभास एंड वांगा की सबसे मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म स्पिरिट की। स्पिरिट के लिए जहाँ वांगा ने एनिमल पार्क को छोड़ करके इस फिल्म को प्रायोरिटी दी है, तो प्रभास ने भी सालार 2 एंड कल्कि की जगह सबसे पहले स्पिरिट पर काम करने का सोचा है, क्योंकि प्रभास खुद वांगा के साथ काम करने के लिए पर्सनली काफी एक्साइटेड थे। ऐसे में वांगा ने प्रभास से पहले ही रिक्वेस्ट करके बोल दिया था कि आप स्पिरिट के लिए अपना टाइम ब्लॉक कर दीजिए और जब आप स्पिरिट पे काम करो तो सिर्फ और सिर्फ इसी फिल्म को टाइम दो, क्योंकि इस फिल्म में वांगा प्रभास को एक ऐसे अवतार में दिखाने वाले हैं जो आज तक ऑडियंस ने एक्सपीरियंस नहीं किया है। अब इसके लिए भाई कंप्लीट फोकस एंड डेडिकेशन तो रिक्वायर्ड होगी। बाहुबली के लिए प्रभास ने अपने 5 साल दिए थे, तब जाकर वैसा आउटपुट आया था। और प्रभास को अक्सर लोग डायरेक्टर सेक्टर कहते हैं, मतलब कि भाई डायरेक्टर जैसा चाहे वैसा आउटपुट उनसे निकलवा ले। और संदीप रेड्डी वांगा अपने प्रोजेक्ट्स के लिए ऑलवेज 100% श्योर होते हैं, उन्हें उस एक्टर से क्या चाहिए उन्हें अच्छे से पता होता है। जबकि कुछ डायरेक्टर्स लाइक अनुराग कश्यप एंड ऑल वो सीन समझा के बाकी एक्टर पे छोड़ देते हैं कि आप इस सीन को किस तरह से परफॉर्म करोगे वो आप देख लो। लेकिन वांगा अपने एक एक डायलॉग एक्सप्रेशन स्क्रीन प्ले को लेके 100% श्योर होते हैं। और संदीप रेड्डी वांगा ने कोविड के टाइम पे ही प्रभास को स्पिरिट की पूरी कहानी भी एडिट कर दी थी और प्रभास को आइडिया बहुत ज्यादा पसंद भी आया था, इसलिए उन्होंने इमीडिएटली फिल्म के लिए हाँ कह दी थी। और पहली बार प्रभास के लिए वांगा अपनी दूसरी प्रोजेक्ट्स लाइक एनिमल पार्क वगैरह को साइड में रखकर 6 महीने दिन रात काम करके स्पिरिट की स्क्रिप्ट तैयार की थी। अब यार एक यूट्यूबर की 10 मिनट की वीडियो का स्क्रिप्ट हो या फिर एनिमल जैसे 3 घंटे की फिल्म का स्क्रिप्ट, सब कुछ कहीं ना कहीं कंटेंट पे ही डिपेंड करता है। और वांगा को हमेशा से अपनी स्टोरी पे इतना कॉन्फिडेंट रहा है कि अपनी पहली फिल्म के लिए उन्होंने अपनी 36 एकड़ की जमीन तक बेच दी थी। और उनको हमेशा से अपने काम पे इतना भरोसा होता है कि उन्हें किसी की वैलिडेशन रिक्वायर्ड नहीं होती और वो अपनी स्क्रिप्ट हमेशा खुद ही लिखते हैं। तो ये कहना सही होगा कि राइटिंग कभी कभी महीनों या 1-2 साल भी चल सकती है, लेकिन एग्जीक्यूशन में कम टाइम लगेगा। या सर, मेरा वैसे ही होता है बिकॉज आई राइट सोलो। I never had a co-writer. अब बात करें जो प्लॉट लीक हुई थी उसके अकॉर्डिंग फिल्म में प्रभास एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होंगे जो अपनी ड्यूटी में हाईली डिसिप्लिन एंड डेडिकेटेड होगा। बाहर से जितना ही कड़क अंदर से अपनी फैमिली के लिए उतना ही सॉफ्ट, एकदम नारियल माफिक। रूमर्स ऐसे भी है कि उसकी एक वाइफ और 4 साल का बच्चा होगा, लेकिन चीजें कुछ इस तरह से टर्न होगी कि उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। अब देखो थलापति की थियरी वाली वाइब्स तो मुझे भी आ रही है, लेकिन सच बताओ तो मुझे लगता है कि वांगा की फिल्म की स्टोरी इतनी सीधी होने वाली है। अब चलो ये तो होगी रूमर एंड लीक कहानी की बात। फिल्म की 100% असली कहानी की बात
करें तो स्पिरिट के ऑफिशियल पेज पे अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा डिस्ग्रेस्ड कॉप डिटरमाइंड टू रीगेन हिज जॉब, हंट डाउन रूथलेस इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट, द रूथलेस सागा बिगिंस। मतलब एक ऐसा पुलिस वाला जिसे फंसाया गया है, उसे जॉब से निकलवा दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी वो एक इंटरनेशनल सिंडिकेट को कैसे मिट्टी में मिलाएगा, ये फिल्म हमें कहीं ना कहीं वही चीज दिखाएगी। मतलब तैयार हो जाओ भर भर के एक्शंस, गोर सीन्स एंड वांगा की ए रेटेड फिल्म के लिए। और वैसे भी वांगा की फिल्म देखते ही सेंसर वाले बिना चेक किए ए रेटेड मूवी का स्टैम्प लगा देते हैं कि यार इसकी फिल्म है तो ए रेटेड से नीचे तो कुछ बात ही नहीं होना चाहिए। और मैं कहूंगा कि उल्टा आज की ऑडियंस, खासकर यंग ऑडियंस, ढूंढ ढूंढ कर ए रेटेड मूवीज देखने जाती है। दीपिका वाली कंट्रोवर्सी की बात करें तो दीपिका की फिल्म छोड़ने से शॉर्ट टर्म में भले ही फिल्म पे इम्पैक्ट हुआ हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिल्म को फायदा ही हुआ है। पहली बात ये कि अब मेकर्स को उनकी मोटी फीस एंड टेंट्रम्स के वजन नहीं उठाने पड़ेंगे। दूसरा ये कि दीपिका कंट्रोवर्सी की वजह से फिल्म के प्री रिलीज में इस तरह का फ्री का प्रमोशन हो जाता है। फिल्म के बजट में बात करने से पहले वांगा ने ऑडियंस से कहा है कि अब तक प्रभास की 24 फिल्में आपने जरूर देखी होगी, लेकिन मैं उन्हें जिस अवतार में दिखाने जा रहा हूँ वो आपने आज तक नहीं देखा होगा और ना ही आपने कभी इमेजिन किया होगा। वांगा ने यह भी कहा कि 300 से 500 करोड़ की मैसिव बजट प्रभास गारू के लिए जस्टिफाइड है। एंड सो कॉन्फिडेंट अबाउट दिस फिल्म कि उन्होंने इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 2000 करोड़ तक का बता दिया था। रिलीज डेट की बात करें तो पहले प्रभास के भी राजा साहब जनवरी 2026 में आएगी और शायद से फौजी भी 2026 के एंड तक आ जाएगी। तो अब मान के चलो कि स्पिरिट को आने में 2027 का एंड तो हो ही जाएगा। तो भाई वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है और रील्स स्क्रॉल कर करके गोल्ड फिश बन चुकी ऑडियंस ज्यादा लंबी वीडियो सह नहीं पाती। तो इसलिए अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो कमेंट में डालो 1000 करोड़ पार्ट 2। अच्छा 1000 करोड़ पार्ट 2 भी आएगा। तो यार ये तीनों जो डायरेक्टर्स हैं, एक तो पहली जो रामायण है उसकी तो पता नहीं, मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि वो इतने हाई बजट पे बन रही है और उसका जब से वो ग्लिम्स देखा है ना तो एक एक्साइटमेंट बढ़ गई है। और 4000 करोड़ कहना आसान है, लेकिन जिन्होंने लगाया, हैंस जिमर को ले आए, AR रहमान को ले आए, फिर जी उसके CG जो मतलब VFX है वो डी ने खुद कर रहा है, तो उसके लिए तो एक्साइटमेंट है। फिर सेकंडली SS राजामौली की जो जंगल एडवेंचर फिल्म है ना, तो मुझे एडवेंचर फिल्म्स बहुत पसंद है। हाँ, तो वो इतना टाइम लगाते हैं अपनी मूवीज़ पर और बड़ा ही ध्यान देते, तो महेश बाबू जैसे स्टार भी हैं, उनके साथ प्रियंका चोपड़ा भी होने वाली हैं, फिर पृथ्वीराज भी होने वाले हैं, तो उनकी फिल्म कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करती। तो सेकेंडली उसकी भी बहुत एक्साइटमेंट है। और थर्ड संदीप रेड्डी वांगा का मैं फ़ैन हो गया। एनिमल जब से देखी फिर 5-7 बार देख डाली, तो उनका जो स्पिरिट के लिए आई थिंक एनिमल पार्क इस तरह कुछ तो उसको आगे कर दिया कि सिर्फ अभी उस पर फोकस करूंगा। प्रभास को भी बोला तुम भी कोई फिल्म ना करो। और संदीप रेड्डी वांगा एक एक सीन उनके जहन में होता है कि कैसे इसको फिल्माना है, गाने उन्होंने पहले से रेडी करके रखे होते, सिचुएशंस उनको पता होती हैं। तो तीनों ही डायरेक्टर्स की तीनों ही मूवीज़ बहुत ही मुझे लगता है लाजवाब और फुल ऑफ पोटेंशियल होने वाली है। पार्ट 2 वो कह रहे हैं ज़रूर मैं लाऊंगा अगर आप कहेंगे तो। आपको क्या लगता है तीनों फिल्मों में से कौन 2000 करोड़ बिल्कुल आराम से पार कर जाएगी, और क्या फीलिंग है तीनों फिल्म्स के हवाले से, और आप कौन सी फिल्म को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलेंगे आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।